मैंने प्रथम श्रेणी से कक्षा 5 पास कर लिया था। मैं कक्षा 6 की किताबें स्कूल बैग में पीठ पर लादकर स्कूल जाने लगी। कक्षा 3 पास करके मेरी यह आदत बन गई कि दुकानों पर लिखी हिंदी लाइनों के साइड बोर्ड पढ़ने लगी थी। अब की बार जब मैं स्कूल पहुंची तो स्कूल के सामने की दीवार पर बड़े बड़े शब्दों में नारे लिखे थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाने वाली बात तो मेरी समझ में आ गई थी, किंतु बेटी बचाओ वाली बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। बेटी बचाओ का अर्थ बूझते हुए मैं अपनी कक्षा में पहुंच गई और हमारे पड़ोस में रहने वाली वंदना के पास जाकर बैठ गई। मैंने उससे पूछा, वंदना एक बात बता, स्कूल के बाहर एक नारा लिखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाने वाली बात तो मेरी समझ में आ गई है, किंतु बेटी बचाओ वाली बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। बेटी को कौन मार रहा है जो बचाने वाली बात लिखी है? वंदना बोली, तू तो इतनी बुद्धू है, इतना भी नहीं समझती। बेटी के दुश्मन तो उसी के माँ बाप होते हैं। मैंने प्रश्न किया, कैसे? वे बोली, मैं अपने मम्मी पापा की कहती हूँ, वे भैया का जितना ख्याल रखते हैं उतना मेरा नहीं। उसे अच्छा अच्छा खाने को देते हैं, मेरे से कहते हैं कि वे तुम्हारा भाई है, तुम्हें उसका ध्यान ही रखना चाहिए। वे उसके लिए खाने पीने की चीज़ों के बंटवारे में भी भेदभाव करते हैं, और तो और उसे खाने पीने की चीज़ें अधिक देते हैं, मुझे कम। ऐसे में मुझे मन मार कर रह जाना पड़ता है। मैंने कहा, क्यों री, हम लड़कियां ना हो तो ये संसार कैसा लगेगा? वे बोली, अरे बच्चे तो होते हैं माँ के ही होते हैं, बिना हमारे संसार कैसे चलेगा। इसी समय सर कक्षा में आ गए तो हम पढ़ने में लग गए। रात में वंदना की बातें सोच रही थी, इसलिए नींद नहीं आई थी। पापा मम्मी ने समझा मैं सो चुकी हूँ। पापा जी मम्मी से कह रहे थे, बेटी तो एक ही बहू थे, कल चलकर चेक करा लेते हैं। मम्मी बोली, कहीं लड़की ही निकली तो क्या उसे मार दोगे? मेरी इतनी आमदनी नहीं है कि मैं दो दो लड़कियों का भार सह सकूं। यानी लड़का हुआ तो उसका भार सह लोगे? मैं सब जानती हूँ, राधा को भी तुम बेटी की तरह ही देखते हो। देखना, ये हमारा नाम रोशन करने में पीछे नहीं रहेगी। बातचीत में मेरा नाम आते ही मैं सहज हो गई। मैं इतना तो जान गई कि अच्छे नंबर आने से पापा मम्मी का नाम रोशन होता है। मैंने कक्षा 5वीं फर्स्ट डिवीज़न पास कर लिया तो पापा सभी के लिए मिठाई लेकर आए थे। कह रहे थे, राधा अच्छी तरह पढ़ती गई तो हम इसे डॉक्टर बनाना चाहेंगे। बेटी तो एक ही बहू थे, यानी घर में दूसरा बच्चे आने वाला है। वे लड़का है या लड़की, इस बात का पता चलाने के लिए पापा का उसे चेक करने का इरादा चल रहा है। मम्मी इस बात का विरोध कर रही है। इसी समय मम्मी के शब्द सुनाई पड़े, तुमने राधा के समय भी चेक कराने की बात कही थी। कहीं मैं उसे चेक कराने चली जाती तो तुम राधा को ही धरती पर ना आने देते। क्या कमी है इसमें? इसके सामने लड़के कहाँ ठहरते हैं। मैं इस बच्चे को भी चेक कराने नहीं जाने वाली। जो हो, हम प्रभु का आशीर्वाद मानकर इसे भी अपनाएंगे। देवी जी, ये सब सिद्धांत की बातें हैं, खाली सिद्धांतों से काम नहीं चलने वाला। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बेटा मोक्ष का कारक है। लड़कियां मरघट जाती नहीं हैं, फिर हमारा संस्कार कौन करेगा? मम्मी बोली, सब झूठी बातें हैं। मोक्ष तो अपने कर्मों से मिलता है। कर्म करे, हत्या करे और सोचे पुत्र से मोक्ष मिल जाएगा। यदि ऐसा मोक्ष मिल भी गया तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा मोक्ष। मैं तो आपकी इस चेक कराने वाली बात के लिए कैसे भी तैयार नहीं हूँ। यदि लड़की हुई तो हम इसे भी अच्छा इंसान बनाएंगे। उनकी ये बात सुनकर मैं सोचने लगी कि लड़की तो एक ही बहू थे, इसका मतलब लड़के चाहे जितने भी हों। मम्मी तो सब कुछ समझ रही है, पापा को कैसे समझाऊं? वे मेरे बोझ से दबे नहीं, मैं अपना बोझ खुद उठाने लायक बनूंगी। मैं फिर रात भर सो नहीं सकी। वंदना ठीक ही कह रही थी, बेटी के सबसे बड़े दुश्मन उसके माँ बाप ही होते हैं। सुबह मुझे तेज़ बुखार आ गया। मैं देख रही थी पापा मम्मी की आपस में बातें बंद हो गई हैं। मैं ये कुछ समझी नहीं। रात में दोनों आपस में खुलकर बातें कर रहे थे। अब ऐसी क्या बात हो गई कि दोनों एक दूसरे से बातें ही नहीं कर रहे हैं। दूसरे दिन पापा ने मेरे पास आकर कहा, चल राधा, मैं तुझे हॉस्पिटल में दिखा लाता हूँ। मम्मी ने यह बात सुनी तो बोली, आप इतना कष्ट क्यों उठाते हैं, उसे मैं ही दिखा लाऊंगी। फिर मम्मी ही मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। घर आकर चिंता में डूबी मैंने बिस्तर पकड़ लिया। पापा भी मेरे बिस्तर पर बैठकर मेरा सिर सहलाने लगे। मुझे लगता रहा पापा सब दिखावटी नाटक कर रहे हैं। ये मुझे लड़की होने से प्यार ही नहीं करते हैं।
ये पता चल जाता तो जन्म लेने से पहले ही मुझे मार देते। इस तरह पापा से मेरा मन बहुत कुछ टूट गया। 4-5 दिन में मेरा बुखार ठीक हुआ। पापा मम्मी अभी भी आपस में बात नहीं कर रहे थे। मैं समझ रही थी इनकी लड़ाई का कारण मैं ही हूँ। मुझे लगने लगा मुझे यह घर छोड़कर चले जाना चाहिए। मैं घर से भागने की योजना बनाने लगी। कैसे घर से भागूं? मैंने अपने कुछ खास खास कपड़े एक बैग में संभाल कर रख लिए और घर से भाग जाने की योजना बनाने लगी। कैसे कैसे कहाँ जाऊंगी? क्या क्या झूठ बोलना पड़ेंगे? यकीन है भूखा भी रहना पड़े। इन लोगों के साथ रहने से तो भूख से मर जाना अच्छा है। इन्हीं दिनों एक घटना घटी। मेरे ही विद्यालय की एक लड़की जाने कहाँ गायब हो गई। उसके बारे में तरह तरह की बातें सुनाई पड़ने लगी। कोई कह रहा था घोर कलयुग है। वह लड़की ही बहुत तेज थी। किसी से आंख लग गई होगी, चली गई होगी उसी के साथ। कुछ कह रहे थे घर के लोगों ने उसे डांटा होगा, चली गई कहीं। कुछ उसे अपहरण का मामला बता रहे थे। बाद में सुना कोई उसे कुछ खिला पिलाकर रेल में बिठाकर ले गया। वह तो आगरा पहुंचकर कुछ लोगों को उस आदमी पर शक हो गया और पूछताछ करने लगे तो डर के वह उस लड़की को छोड़कर भाग गया। वह लड़की पुलिस की सुरक्षित हाथों में आ गई। उन्होंने उसे घर पहुंचा दिया। इस घटना ने मेरे घर से भाग जाने के सोच पर विराम लगा दिया। मैं सोचने लगी मेरे भाग जाने पर मम्मी का क्या होगा। वे तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। वे मेरे बिना ना रह पाएंगी। ये सोचकर तो भाग जाने वाला विचार मेरे दिमाग से निकल गया। अब तो एक ही सोच रह गया, पापा को कैसे समझाऊं। दिन रात यही सोच चलने लगा। पापा को समझाने के तरीके सोचने लगी। कभी सोचती पापा जी से सीधे जाकर कह दूं, आप मेरी चिंता छोड़ दें, मैं अपने लिए खुद ही रास्ता खोज लूँगी। भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगी। एक ही उपाय सूझा, मैं दिन रात पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। ये सोचकर मैंने उसी वक्त किताब उठा ली। कुछ पढ़ने का प्रयास किया। कुछ भी समझ नहीं आया। हर बार जाने क्या क्या सोचने में आता रहा। बातें आकर दिमाग में चलने लगती तो दिमाग में कुछ भी नहीं बैठता। किताब बंद करके सोचने लगती, क्या करूं क्या नहीं। मैं सोचती इस तरह सोचते रहना ही समस्या का हल नहीं है। इन दिनों मेरे पड़ोस में रहने वाली कक्षा की सबसे होशियार लड़की वंदना मेरी दोस्त बन गई। मैं उसी के पास बैठने लगी। वे हर समय इधर उधर की बातें ना करके पढ़ाई की ही बातें करती। उसकी बातों से मेरा मन पढ़ाई में लगने लगा। सबसे अच्छी बात यह रही कि उसका घर मेरे पास ही था। मेरे उसके घर आना जाना शुरू हो गया। वह भी मेरे घर आ जाती। उसके बूढ़े बाबा और दादी भी उसके साथ रहते थे। उसके एक छोटा भाई भी था। उसके पिताजी किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। वंदना अक्सर कहा करती, हमारे पापा की आमदनी कम है, घर का खर्च मुश्किल से चल पाता है। वंदना पर मन लगाकर पढ़ती थी, इसलिए कक्षा में सबसे अधिक अंक उसी के आते थे। उससे विद्यालय के सभी शिक्षक खुश रहते थे। मैं उसका साथ पाकर खुश थी। एक दिन मेरे पापा ने कहा, राधा तू वंदना के यहाँ अधिक ना जाया कर, उसके यहाँ तेरा जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। पापा की बात सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं एक अच्छी पढ़ने वाली दोस्त का साथ खोना नहीं चाहती थी। मैंने पापा से पूछना चाहा क्यों। ठीक उसी समय पर कोई उन्हें बुलाने आ गया। पापा उसी समय उसके साथ चले गए। मेरे मन में सवाल घूमने लगा। उसके यहाँ ना जा देने का कारण मेरे समझ में नहीं आ रहा था। पापा के मना करने के कारण मैं 2 दिन तक उसके यहाँ नहीं जा पाई। वंदना ही मुझे बुलाने आ गई। मैं सोच में पड़ गई, इसके घर जाने की कैसे मना करूं। मैंने झूठ का सहारा लिया। मुझे मम्मी को उनके काम में मदद करना है, काम निपटा कर आती हूँ। उससे कैसे भी बहाना बनाकर रह गए। इन दिनों मुझे उससे मिले बिना चैन नहीं मिलता था। आज अब उससे दूरी बनाना पड़ रही है। मैंने पापा जी की निगाह बचाकर उसके यहाँ आना जाना शुरू कर दिया। पापा ने इनके यहाँ जाने की मना क्यों की, इतने दिनों में मुझे कोई बात समझ में नहीं आई। एक दिन स्कूल में जाने क्यों जल्दी ही छुट्टी हो गई। मैंने घर में प्रवेश किया। उस समय वंदना के बाबा और दादी पापा के पास बैठे बातें कर रहे थे। उसके बाबा कह रहे थे, शर्मा जी हमारा लड़का हमें बहुत ही तंग कर रहा है, बात बात पर मारने पीटने खड़ा रहता है। हम यदि पुलिस में जाकर शिकायत करेंगे तो ये बात ठीक नहीं है। सतीश को पुलिस परेशान करे, हमें ये अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए पड़ोसी के नाते आपसे कहना है कि हमें उचित लगा। पापा ने पूछा, अंकल आपके यहाँ ऐसा पहले तो कुछ नहीं था, अब ऐसा क्या हो गया।
जो आप सच सच बताए वे बोले, आपको पता है हमारे एक लड़की भी है। सतीश अपनी बहन की बिल्कुल नहीं सोचता। हमारे पास कुछ पुराने जेवर थे, उसमें से हमने कुछ अपनी बेटी को दे दिए। उसी दिन से सतीश और उसकी पत्नी हमारे खिलाफ हो गए हैं। मारने पीटने पर उतारू रहते हैं। कहते हैं हम अपनी लड़की के यहाँ जाकर रहने लगे। उनकी बातें सुनकर पापा ने उनके लड़के सतीश को बुलाया और आपस में समझा बुझाकर दोनों में राजीनामा करा दिया। मैं अपनी किताबें पढ़ ही रही थी कि मम्मी पापा से बोली, आजकल के लड़के सोचते हैं माता पिता की संपत्ति पर केवल पुत्र का ही अधिकार है। आजकल किसी के पुत्र सेवा ही नहीं करते। इनसे तो लड़कियां ही अच्छी हैं। पापा बोले, राधा की मम्मी मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। देखना तुम्हारे अब की बार पुत्र ही होगा। मैंने इसके लिए हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दिया है। कहते हैं सच्चे मन से की गई साधना फलदायक होती है। पापा जी लड़का पाने के लिए जंत्र मंत्र भी सहारा लेने लगे थे। इस तरह घर में बाबा जोगियों का आना शुरू हो गया था। उनके द्वारा मम्मी को कहीं प्रसाद खिलाया जाता, कहीं उन्हें ताबीज़ पहनाने को दिया जाता। मम्मी पापा से कहते हुए ताबीज़ पहन लेती और प्रसाद भी खा लेती कि इससे कुछ नहीं होता। वे कहती, प्रभु ने जो रचना रच दी उसे अब बदला नहीं जा सकता। मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए ये सब कर रही हूँ, जिसके बाद तुम मुझे दोष ना देते रहो। उनकी बात सुनकर पापा ने मम्मी से हर बार की तरह ये मुहावरा दोहराया, बिटिया बाप के साठ है तो है बाकी नाट। ये सुनकर मम्मी उनकी इस बात में इसी तुक में संशोधन करती। कहन पुरातन चल बसी, निकस रही अब गांठ। मम्मी की ये बात सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता। मुझे लगता मैं ताली बजाकर जोर जोर से हंसूं, किंतु सोचती इससे पापा को बहुत बुरा लगेगा। मेरे पढ़ने लिखने में मन लग गया था। सर जो सवाल समझाते मेरे समझ में आने लगे थे। हर विषय की बातचीत में बैठने लगी। धीरे धीरे पढ़ने में मन लगने लगा। अब तो सर जो भी प्रश्न पूछते मैं उत्तर देने का प्रयास करने लगी थी। विद्यालय में जो होमवर्क दिया जाता उसे घर आकर करने लग जाती। इन सब के बावजूद मैं देख रही थी पापा मम्मी में घर के कामकाज की ही बातें होती हैं। वे भी हाँ हूँ तक ही सीमित रहती हैं। माँ का पेट बड़ा सा दिखने लगा था। वे अक्सर उस पर प्यार से हाथ फेरा करती थी। मुझे लगता वे मेरी तरह उससे भी प्यार कर रही है। कभी कभी मैं मम्मी के पास पहुँच जाती, उनसे लिपटकर उनके पेट पर हाथ फेरने लगती। उस समय मैं देखती इससे मम्मी बहुत खुश होती और घर में एक बड़ी घटना घटी कि हमारी माँ को फिर से एक बेटी का जन्म हो गया। उसी दिन से पापा बिन बात चीखने चिल्लाने लगी। मम्मी ने उसका नाम सुम्मी रख लिया। मम्मी पापा से कह रही थी, बस हमें अब और बच्चे नहीं चाहिए, हमें इन दोनों को ही अपने पैरों पर खड़ा करना है। इन दिनों में कक्षा 7 की छात्र थी। इन दिनों मैंने दिन रात एक एक करके अध्ययन शुरू कर दिया। पापा की नज़र हर पल मेरे ऊपर रहने लगी। एक दिन मेरे से बोले, बेटी इतना मत पढ़ा कर कि सेहत ही खराब हो जाए। मैंने संकोच करते हुए कहा, हम दो बहनें हैं, आप इतना कैसे कर पाएंगे। आप मेरी चिंता नहीं करें। मैं पढ़ाई करके आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ, जिससे लोग देखें कि बेटियों के पिता कैसे शान से रहते हैं। बेटी राधा, जिसकी बेटी इन तरह सोचने लगे, उसे किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वे मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकल गए। सर्दी के दिन थे। एक दिन पापा किसी परिचित की मौत पर मरघट गए थे और वहाँ से लौटकर आए। मम्मी ने उनके स्नान करने के लिए गर्म पानी उन्हें लाकर दिया। उस समय तक मैं विद्यालय से लौट आई थी। मम्मी ने उनसे ही पूछा, सुना है अपने कस्बे की नगर पालिका अध्यक्षा के पिताजी नहीं रहे, उनके यही एक लड़की है। उनका अंतिम संस्कार किसने किया था? पापा जी बोले, अपने नगर पालिका अध्यक्षा के एक बेटा भी है। सभी ने उनसे कहा, अपने बेटे से उनका संस्कार कराओ। लड़का न होने पर इस स्थिति में लड़की के लड़के को नाना का अंतिम संस्कार करने की परंपरा है, पर हमारी नगर अध्यक्षा नहीं मानी और मरघट जाकर उन्होंने ही विधि विधान से अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया। मैं वहीं से लौटकर आ रहा हूँ। दूसरे दिन हमारे स्कूल में भी यही प्रसंग चर्चा में रहा। कोई कह रहा था हमारी नगर अध्यक्षा से अच्छा नहीं किया। परंपराएं कुछ सोचकर ही बनती हैं, हमें उन परंपराओं का पालन करना ही चाहिए। कुछ अर्थहीन परंपराओं का विरोध कर नई परंपरा चलाने के लिए नगर अध्यक्षा को धन्यवाद भी दे रहे थे। इन्हीं विचारों को सोचते समझते हुए मैं घर लौट आई। मम्मी पापा से कह रही थी, देखना ज़माना तेज़ी से बदल रहा है। अब लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं रहा। मेरा अंतिम संस्कार मेरी लड़की ही करेगी। पूरा विश्वास है कि इससे मुझे निश्चय ही मोक्ष मिलेगा। मम्मी की ये बात सुनकर इस समय मुझे अपने मित्र देवराम प्रजापति की ये कविता याद आ रही है।
जिसे मम्मी अक्सर गुनगुनाती रहती है। तुम करो संघर्ष खुलकर, हम तुम्हारे साथ हैं। अब भ्रूण हत्या नहीं होगी, आत्महत्या नहीं होगी, कहीं नहीं रोएगी बेटी, प्राण इसी के साथ हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चला कि बेटी भी बेटों से कम नहीं है। हमें लड़का या लड़की दोनों को समान अधिकार देना चाहिए, क्योंकि वह भी आखिर किसी की बेटी, बहन, माँ, पत्नी होती है और हमारे ख़ानदान को बढ़ाती है। तो दोस्तों, हम सबको अपनी सोच को बदलना होगा और सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।